तो सबसे पहला क्वेश्चन था, पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन हिज फुट एंड ग्राउंड मस्ट बी टुवर्ड्स। ये क्वेश्चन बड़ा ही डिस्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन था, आपको ट्रैप करने वाला क्वेश्चन था कि एक बंदा जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो सबके माइंड में जो पहली बात आई वो यही थी कि क्योंकि बंदा नॉर्थ में जा रहा है और फ्रिक्शन हमें पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है, लिहाजा फ्रिक्शन जो है वो साउथ में होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये गौर करें कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है और फ्रिक्शन आपसे पूछी गई है उसके पाँव और ग्राउंड के दरमियान। तो पाँव और ग्राउंड के दरमियान आपने फ्रिक्शन बतानी है। तो चलते हुए कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप आगे की तरफ चल रहे होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप आगे की तरफ चल रहे होते हैं तो आपका जो पाँव है वो अर्थ को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। तो एक्चुअली जो है वो क्या है, जो अप्लाइड फोर्स है, अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो पाँव है वो अर्थ को किधर फोर्स लगा के धकेल रहा है, वो साउथ की तरफ फोर्स लगा रहा है। जो फोर्स लग रही है वो साउथ की तरफ लग रही है, अप्लाइड फोर्स साउथ की तरफ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स की अपोजिट होती है, लिहाजा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो फिर किधर होगी, वो टुवर्ड्स नॉर्थ होगी। तो ये इस क्वेश्चन में कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम इफ फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए इस क्वेश्चन में आपके लिए जो ट्रैप था, जो डिस्ट्रैक्ट था, वो ये था कि बहुत से कैंडिडेट ने स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला लगाने की कोशिश की होगी, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। और इस केस में चूंकि नॉर्मल फोर्स हमने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा सिर्फ उसके परपेंडिकुलर होती है, और ये इस वक्त इस डायग्राम के अंदर ये जो फोर्स बैलेंस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स से बैलेंस हो रही है, वो है वेट, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। लिहाजा काफ़ी कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को यूं सॉल्व किया होगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आगे एन की वैल्यू लगा दें एम जी। तो म्यू एस भी आपके पास गिवन है 0.6, एम भी आपके पास गिवन है 2 kg, और जी आपको पता है 10 होता है या 9.8 ले लें। जबकि ये चीज़ लगाने से आपके पास जो एफ एस की वैल्यू आएगी वो म्यू एस की आएगी 0.6 मल्टीप्लाई बाई एम यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 कर लें। तो ये बन रहा है 10 2 ज़ा 20, और 20 को जब आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 12 न्यूटन। अब आप इमेजिन करें, जिन लोगों ने ये वाला 12 न्यूटन आंसर लगाया है वो बिल्कुल गलत लगाया है। क्यों गलत लगाया है? क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है यहाँ डायग्राम में वो है 10 न्यूटन, जो ऊपर मेंशन है। आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो 10 न्यूटन है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अगर आप इस फार्मूले से निकालते हैं वो आ रही है 12 न्यूटन। तो ये कैसे पॉसिबल है कि राइट साइड पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही हो और लेफ्ट साइड पे 12 न्यूटन की फोर्स लग रही हो? तो असूली तौर पे बॉडी को लेफ्ट साइड पे मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 12 न्यूटन है। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा फोर्स लग रही है और राइट साइड पे कम फोर्स लग रही है, तो असूली तौर पे बॉडी को राइट साइड पे मूव नहीं करना चाहिए बल्कि लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहिए। जबकि एक्चुअली हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। जब आप फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हैं, मतलब आप एक बॉडी को राइट साइड पे खींचना चाहते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप फोर्स तो राइट साइड पे लगा रहे हैं और बॉडी पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर दे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अब गलती आपने क्या की है? गलती आपने ये किया, आपने फार्मूला की तरह समझा नहीं है। फार्मूला ये था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। आपको कहाँ पे यहाँ कहा गया है कि आपने मैक्सिमम फोर्स फाइंड करनी है या आपने लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कह लें, एक ही बात है। तो उसका ये फार्मूला है। मैंने ये भी बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये अपने आप को एडजस्ट करती है, ये 0 से लेके यहाँ तक ये अपने आप को एडजस्ट करती है। यानी जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ना शुरू होती है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक, ये म्यू एस पे, यानी मटेरियल पे, और दूसरा नॉर्मल फोर्स पे, और तीसरा अप्लाइड फोर्स पे। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? म्यू एस एन तक जाती है। इससे ज़्यादा ये फोर्स इंक्रीज नहीं हो सकती। जैसे ही अप्लाइड फोर्स जो है वो म्यू एस एन से बढ़ जाती है, यानी इस फोर्स से बढ़ जाती है, मैक्सिमम फोर्स से बढ़ जाती है अप्लाइड फोर्स, फिर आपकी बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो हमारे सवाल में जो अप्लाइड फोर्स है वो है 10 न्यूटन। इसका मतलब फिर ये होगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो 10 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 10 न्यूटन से ज़्यादा, जिस तरह आपने आंसर 12 न्यूटन निकाला होगा, वो बिल्कुल जस्टिफाइड ही नहीं है। और उसकी मैंने रीजन बताई है कि अगर 12 न्यूटन हो तो बॉडी को लेफ्ट साइड पे मूव कर जाना चाहिए, जबकि एक्चुअली कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बॉडी को राइट साइड पे खींचिए और वो लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा यहाँ पे आप यही लेंगे कि आपके पास जो वैल्यू होगी वो 10 न्यूटन होगी, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो मोशन में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन एक्सप्लोड्स इन एयर इट्स टोटल। बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है और वो एक्सप्लोड कर जाता है, तो क्या होगा जी? उसकी जो टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। ज़ाहिर है जब वो फटेगा तो उसके जो
कंपोनेंट्स होंगे, उसके जो फ्रेगमेंट्स होंगे, वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ मूव करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला रिलेशनशिप देखें तो ये लिख रहा है रिलेशनशिप म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, ये तो बिल्कुल ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है वो बड़ा होता है। फिर आ गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग, तो ये भी बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है रोलिंग से। थर्ड वन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज गिवन एज एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये मैं बात अभी भी बता चुका था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी हमेशा ये नहीं होती एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये हमेशा नहीं होती, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। ये हमेशा जीरो से वेरी करना शुरू करती है और कहाँ तक जाती है, म्यू एस एन तक जाती है। नेक्स्ट आगे चौथा काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, काइनेटिक फ्रिक्शन को आप इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डायमेंशन ऑफ म्यू एस, तो ये मैंने लेक्चर के दौरान बता दिया था कि म्यू एस जो है ये डायमेंशन लेस है, और इसकी रीजन ये है कि एक साइड पे भी आपके पास फोर्स है और दूसरी साइड पे आपके पास ये नॉर्मल रिएक्शन, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो म्यू एस जो है वो इक्वल आ जाएगा एफ एस ओवर एन के, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स। तो चूंकि दोनों का जो यूनिट होगा वो न्यूटन न्यूटन होगा, तो ज्यादा न्यूटन न्यूटन काट के तो म्यू एस जो है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। छठा है अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम इफ अप्लाइड फोर्स इज 200 न्यूटन देन वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब यहाँ पे बात देखें लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। तो अब आपके पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह है कि ये कोई दीवार है, इसके साथ ये वाला एक मैस है जो कि 5 kg है, और यहाँ से इधर फोर्स लग रही है, और म्यू एस की जो वैल्यू है वो है 0.4, म्यू एस की वैल्यू 0.4 है। हमने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमें फार्मूले के जरिए तो पता है कि एफ एस की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है वो म्यू एस इंटू एन होती है। अब म्यू एस की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है ये 0.4, एन का मसला है तो एम हम फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एन हमें पता है कि हमेशा सरफेस के नॉर्मल लेना होता है आपने, ये सरफेस के नॉर्मल लेना, तो ये आपका एन आ गया, और ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। अब अगर हम डायग्राम को देखें तो लेफ्ट और राइट साइड पे लगने वाली सिर्फ यही दो फोर्सेज है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है फिर कि नॉर्मल फोर्स जो है ये बैलेंस हो रही है अप्लाइड फोर्स एफ से, लिहाजा आप एन की जगह एफ पुट कर दें इस फार्मूले में, म्यू एस इंटू आगे एफ आ जाएगा, क्योंकि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पे और अप्लाइड फोर्स है राइट साइड पे, इसके अलावा और कोई फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में नहीं लग रही, क्योंकि मैंने ये लेक्चर के दौरान बताया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ वही फोर्सेज को ऐड अप करना होता है या इक्वल करना होता है जो एक एक्सिस के अलॉन्ग हो। तो यहाँ पे जो एन और एफ है ये दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हो। बाकी वेट है वो इधर डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो वर्टिकल एक्सिस बनता है, वाई एक्सिस बनता है, और फ्रिक्शनल फोर्स वो ऊपर की तरफ जाएगी एफ एस। तो हमारा इनसे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न था नॉर्मल फोर्स से यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल फोर्स है, हमने नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, वो हमने निकाली, वो एफ इक्वल आ रही है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे लग रही है और अप्लाइड फोर्स राइट साइड पे लग रही है, और यही दोनों फोर्सेज आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, मतलब एन की जगह एफ पुट कर दें और इसको आप सॉल्व कर लें। म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.4, और एन की जगह हमने चूंकि एफ लगा दी और एफ हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर 200 न्यूटन, तो ये आपका बन जाएगा 80, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सेवन क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ डेल्टा पी और डेल्टा टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है, तो लेट्स इसकी डायमेंशन है वो फोर्स वाली होंगी। नाउ क्वेश्चन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए जी दो बॉडीज हैं, दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, सिर्फ इतना ही बताया गया है, ठीक है, जितनी बात बताई गई है उसी को अंडरस्टैंड करना है, उसी को यूज करना है, और आपने ऑप्शन देखने हैं। वो कहता है लाइटर बॉडी मस्ट हैव स्मॉलर स्पीड। भाई ये कैसे हो सकता है कि जो लाइटर बॉडी होगी वो लाजमी तौर पे स्मॉलर स्पीड से जा रही होगी, लाइटर बॉडी जो है हो सकता है उसकी ज्यादा स्पीड भी हो, ये मुमकिन है, तो ज्यादा ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है हैवियर बॉडी मस्ट हैव लेस स्पीड, कि जो ज्यादा हैवी बॉडी होगी उसकी स्पीड कम होगी, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो हैवी बॉडी होगी वो कम स्पीड से जा रही होगी, हो सकता है हैवी बॉडी जो है वो ज्यादा स्पीड से जा रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा है बोथ बॉडीज मस्ट हैव सेम मोमेंटम, दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम है वो सेम होगा, तो हम साबित कर सकते हैं कि एक बॉडी का मास m1 एक बॉडी का m2, ये 10 है, ये हम 2 ले लेते हैं। तो वेलोसिटी की बात करें तो इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं 3, और इसकी हम वेलोसिटी ले लेते हैं 5। तो आप इसका मोमेंटम जरा चेक करें, दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, इसका मतलब स्टेटमेंट पे ये दोनों पूरा उतर रहे हैं, वेलोसिटी भी डिफरेंट है दोनों की और मास भी डिफरेंट। अब मोमेंटम चेक करते हैं, पहले का मोमेंटम माना है 10 × 3 30, दूसरे का मोमेंटम माना है 5 × 2 10, लें जी क्या मोमेंटम सेम है। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि मैसेज और वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो तो मोमेंटम सेम हो। हाँ ये जो चौथा है ये रीजनेबल है, ये कह रहा है बोथ बॉडीज में हैव सेम मोमेंटम, हो सकता है उनका मोमेंटम सेम हो। ये जो मस्ट है ना ये इसका मतलब आपको पाबंद कर रहा है, फिक्रे पे गौर करें, मस्ट आपको पाबंद कर रहा है कि दोनों बॉडी का मोमेंटम लाजमी सेम होना चाहिए, जबकि हकीकत ऐसी है कि ये दोनों का मोमेंटम जरूरी नहीं कि सेम हो सकता है, इसलिए चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। 11वां विच क्वांटिटी
रिमेन्स कंजर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो कोई भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, किसी किस्म की कोलिजन हो, दो चीजें जो है वो आपकी कांस्टेंट रहती हैं, कंजर्व रहती हैं। एक तो टोटल मोमेंटम और दूसरा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में आपको पता है ना, साउंड एनर्जी भी आ जाता है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट एनर्जी, ये सारी की सारी लाइट एनर्जी। तो टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी, ये दो चीजें जो है ये हर किस्म की कोलिजन में कंजर्व रहती हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, गन रिकॉइल, तो वो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए गन रिकॉइल करती है। 10वां है इन द गिवन डायग्राम इफ मास 5 kg एफ 10 न्यूटन और थीटा जो है वो 30 डिग्री है, देन नॉर्मल रिएक्शन एन जो है वो आपने फाइंड करना है। तो फिगर पे जरा गौर करें, फिगर कुछ इस तरह की बनी हुई है। ये आपके पास मास है और ये फोर्स लग रही है और ये एंगल थीटा बन रहा है और ये टेबल पड़ा हुआ है। हमें पता है कि जो नॉर्मल एक्शन होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये चूंकि सरफेस है तो इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल एक्शन है। और चूंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये डब्ल्यू है इज इक्वल टू एम जी। इसके अलावा इस फोर्स के अगर हम कंपोनेंट करें, फोर्स के कंपोनेंट करें तो आपके पास ये कंपोनेंट एफ एक्स आ जाएगा और एक ये कंपोनेंट एफ वाई आ जाएगा। अब अगर हम देखें, ये आपका एफ वाई और ये कंपोनेंट एफ एक्स। अब आप वही न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक या इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक देखें, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन कि एक साइड पे लगने वाली फोर्सेज इक्वल होती हैं दूसरी साइड पे लगने वाली फोर्स। क्योंकि ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो अप साइड पे अप साइड पे लगने वाली फोर्सेज इक्वल होंगी डाउनवर्ड लगने वाली फोर्सेज की। लेफ्ट और राइट के साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं है। इसकी वजह यह है कि उसके अंदर एन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। हमने फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन एन, और वो हमारा आ रहा है अपवर्ड फोर्स में। तो लिहाजा हम सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेज को कंसिडर करेंगे। तो अपवर्ड में आपके पास लग रही है दो फोर्सेज, एक एन लग रही है और एक एफ वाई लग रही है। ये बैलेंस हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स यानी वेट के साथ। हमने एन फाइंड करना है तो एन इधर ही रहने दें, एफ वाई जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगी और ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ वाई जो होगा वो आपके पास आएगा एफ साइन थीटा। वैल्यूज लगा दें, एम की वैल्यू दी हुई है 5, जी की वैल्यू है 10, माइनस एफ की वैल्यू जो है वो भी 10 है, साइन थीटा साइन 30, तो साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। सॉल्व करें, 5 10 आर 50, माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 5 45। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये आपका 45 न्यूटन आ रहा है। तो आप वही आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे फाइंड किया है। अपवर्ड फोर्सेस को बैलेंस किया है डाउनवर्ड फोर्सेस का। क्यों मैंने यही दोनों लिए हैं? क्योंकि मैंने नॉर्मल एक्शन फाइंड करना था और वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेफ्ट और राइट को मैंने इसलिए नहीं लिया, फायदा नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और राइट लेने में नॉर्मल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 विच इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि जो फोर्सेज है वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगनी चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्सेज मस्ट एक्ट ऑन सेम बॉडी। बाकी जो बातें लिखी हैं ये ठीक लिखा हुआ है, फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन पेयर, ये भी सही लिखा हुआ है, फोर्सेज हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और नेक्स्ट ये भी लिखा है अर्थ एंड एप्पल एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन ईच अदर। ये तीनों बातें सही लिखी हुई हैं। बाद का स्टेटमेंट में ऊपर लिखा होता है विच इज इनकरेक्ट, और आपका माइंड जो है वो मैनिपुलेट कर होता है कि शायद पूछा गया कि विच इज करेक्ट है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। तो लिहाजा पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया करें कि क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया या करेक्ट पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट शुड बी अप्लाइड फोर्स एफ सो दैट बॉक्स गिवन इन द फिगर स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन अब थोड़ा इसका जो क्वेश्चन पूछा गया वो और पूछा गया। वो कह रहा है कम से कम कितनी फोर्स होनी चाहिए ताकि ये बॉडी मूव करना शुरू कर दे। तो इसका आसान तरीका है कि इस कि कम से कम वो फोर्स फाइंड करनी है जो इसको मोशन में ले आए। तो आप ऐसा करें, आप लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड कर लें, एफ एस फाइंड कर लें, होती है म्यू एस इंटू एन। और इस केस में एन जो है वो हमेशा हमें पता है नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। लिहाजा एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एन बैलेंस कर रहा है वेट से। तो म्यू एस इंटू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम जी। तो म्यू एस की वैल्यू है 0.6 और एम की वैल्यू है 2 kg और जी हमें पता है 10 होता है। तो ये बन रहा है 12। तो 12 न्यूटन जो है ये तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फ्रिक्शनल फोर्स की। इसका मतलब है कि अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए। लिहाजा जो ये जो अप्लाइड फोर्स है ये मस्ट बी ग्रेटर देन 12 न्यूटन होगी। जब तक अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन तक रहेगी तब तक आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू जो दे रही है वो 12 न्यूटन दे रही है। लिहाजा अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए, फिर बॉडी मूव करेगी। तो ये एक ट्रिक था कि आप इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं बॉडी की मोशन के लिए। एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, सेंटीमीटर फोर्स जो है वो कहाँ से आ रही है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रही है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है। A body is hanged at a pivot point O, a force of 4.5 न्यूटन whose line of force is passing through O। ये असल में इसमें पॉइंट था ट्रैप करने वाला। बॉडी को हैंग किया गया पिवट पॉइंट O से, और जो फोर्स लगाई है उस फोर्स का जो लाइन ऑफ फोर्स है वो कहाँ से पास हो रही है? वो भी उसी पॉइंट O से पास हो रही है। तो याद रखें कि बॉडी ने जिस पॉइंट के अराउंड रोटेट करना होता है, जब आपकी अप्लाइड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ फोर्स भी उसी पॉइंट से गुजर रही होती है, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो जीरो होता है। मतलब मैं यूं करता हूँ कि आप
बस ये एक पॉइंट है वो, और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ये पॉइंट पी है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स आप लगा रहे हैं इधर। ये मैंने इधर क्यों लिया है बताता हूँ। अब अगर गौर करें, ये वो अप्लाइड फोर्स है, तो इस फोर्स को पीछे बढ़ाएं। मैं कलर चेंज करता हूँ। ये आप फोर्स को पीछे बढ़ाएं तो कहाँ पे पहुंच गई है, उसी पॉइंट, पिवट पॉइंट, वो जिसके आप रोटेशन करवाना चाहते हैं, ये फोर्स आपकी पीछे बढ़ाने पे उधर ही पहुंच गई है। तो इसका मतलब है कि लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पिवट पॉइंट से या उस पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट के गिर्द उस बॉडी ने रोटेट करना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, तो आपका जो बॉडी है वो रोटेट नहीं करती और उसका टॉर्क जीरो होता है। अब मैं ये केस लेता हूँ, ये आपका पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हैं पी, और फोर्स आप लगा रहे हैं इधर। जी। अब आप इस फोर्स को जरा एक्सटेंड करें, बढ़ाएं पीछे की तरफ। जी। तो ये आपका वो पॉइंट ओ था, जबकि आपने जो फोर्स बढ़ाई है वो उस पॉइंट की तरफ नहीं जा रहे। तो इस केस में आपकी बॉडी रोटेट करेगी और टॉर्क प्रोड्यूस होगा। 14 द वर्क डन बाय सेंटीपीटल फोर्स हमेशा जीरो होता है। इसकी वजह ये है कि सेंटीपीटल फोर्स जो है वो एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। जो एफ सी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करती है वो इस डायरेक्शन में होता है। ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का बन रहा है। यानी फोर्स हमेशा इनसाइड, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे। तो वर्क डन का फार्मूला होता है एफ सी डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के साथ मैंने एफ सी लिखा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हम वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं। तो चूंकि एंगल 90 है, तो एफ सी डी, और आगे आएगा कॉज 90। कॉज 90 जीरो होता है, इस वजह से जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लिहाजा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से आपने करना था, इसको बैलेंस करना है। तो आप ये वाला जो टार्क है F1 की वजह से, ये आपका क्लॉक वाइज टार्क है ये, क्योंकि आप घड़ी की सुई भी देखें तो वो भी इसी तरह मूव करके आती है, ये फिर इधर जाती है। लिहाजा ये वाला जो टार्क है ये आपका क्लॉक वाइज टार्क है, और ये ऊपर जा रहा है, उल्ट जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉक वाइज टार्क है। तो आपने क्लॉक वाइज टार्क को एंटी क्लॉक वाइज टार्क इक्वल करके इसकी वैल्यू निकालनी थी। यानी आपने करना था F1 मल्टीप्लाई बाई 0.8 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाई 1.6। तो F1 जो है वो आपके पास 20 न्यूटन था, आगे 0.8 है, ये 1.6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास F2 निकल आएगा, और वो आएगा 10 न्यूटन। 18वां क्वेश्चन है, कपल एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस। कपल जब भी किसी बॉडी पे लगता है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा होती है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होती, रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। 19 रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे दिया कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, मास का रोटेशनल एनालॉग होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन जो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है वो क्या होता है, वो होता है टॉर्क। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है मूवमेंट ऑफ कपल, क्योंकि मूवमेंट ऑफ फोर्स तो आपको पता चल जाना था, मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब है टॉर्क, और टॉर्क का यूनिट तो आपको पता है न्यूटन मीटर होता है। और कल हमने फार्मूले में देखा था कि जो कपल होता है उसका यूनिट भी न्यूटन मीटर ही होता है। तो लिहाजा मूवमेंट ऑफ कपल या मूवमेंट ऑफ फोर्स, इन दोनों का यूनिट एक ही है, न्यूटन मीटर। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहली स्टेटमेंट को अगर आप गौर से देखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एट लोएस्ट पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ये देखिए बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ, इज रेस्ड, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बॉडी को अगर हम उठाते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू हायर प्लेस, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ये बात भी ठीक लिखी हुई है। जबकि हमने देखना है इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है। चौथा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिडंट चेंज व्हेन बॉडी डिस्प्ले, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी डिस्प्लेस होने पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता। तो फिर वन एंड ओनली वन, ये सेकंड ऑप्शन या जो इनकरेक्ट है, यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोएस्ट पोजीशन, तो यही बात गलत लिखी हुई है। अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये बात ठीक लिखी हुई है। सेकंड हिस्सा इसका दुरुस्त है, लेकिन पहला हिस्सा इसका गलत है। 20 bodies moving in a circle with constant speed, then torque acting on it will be। अगर कोई बॉडी याद रखें कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पे लगने वाला जो टॉर्क होता है वो जीरो होता है। ये एफएससी लेवल का थोड़ा बन जाएगा, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला होता है आई अल्फा। तो जब आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो इसका मतलब है कि जो अल्फा है वो जीरो हो गया, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो ओमेगा कांस्टेंट होने से जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो जीरो हो जाएगा, और अल्फा जीरो होने की वजह से आपके पास जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिहाजा कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है लेकिन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसको अमल करने वाला जो टॉर्क है वो जीरो होता है। 22वां ट्रायंगुलर प्लेट कैन बी बैलेंस्ड एट मीडियंस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। कंकरेंसी पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पे दो से ज्यादा लाइन आपस में मिल रही हो, ये कंकरेंट पॉइंट होता है। तो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है, अगर उस पॉइंट पे प्लेट को बैलेंस करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही पॉइंट होता है।
24 है, बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस पे वर्टिकली अप साइड पे जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उनका सम इक्वल है, वो बैलेंस हो रही हैं वर्टिकली डाउनवर्ड साइड पे एक्ट करने वाली फोर्सेज के। पहला क्यों नहीं ठीक? क्योंकि एक साइड पे वो कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड पे फोर्सेज है वो बैलेंस हो रही है टॉप वाली फोर्सेज। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेफ्ट वाली फोर्सेज राइट से बैलेंस होंगी, टॉप वाली फोर्सेज बॉटम से बैलेंस होंगी। ये उल्ट हो गया। सेकंड में है कि लेफ्ट वाली फोर्सेज बैलेंस हो रही है बॉटम से, तो ये भी नहीं पॉसिबल। लेफ्ट वाली राइट से होंगी, बॉटम वाली टॉप से होंगी। और लास्ट वाला कह रहा है कि सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस आर इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अमल करने वाली तमाम फोर्सेज आपस में इक्वल होनी चाहिए, उनका सम जीरो होना चाहिए। और वाई साइड पे अमल करने वाली जो फोर्सेज है उनका सम आपस में इक्वल होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। ये नहीं है कि एक्स वाली फोर्सेज का सम जो है वो वाई के इक्वल हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं है। एक्स वाली फोर्सेज का आपस में सम जीरो होना चाहिए, और वाई वाली फोर्सेज का आपस में सम जो है वो जीरो होना चाहिए, फिर बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। लास्ट 25 है, टॉर्क प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये अक्लमंद के लिए इशारे काफी होता है। टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ। फार्मूले को ओपन करें तो बनता है आर एफ साइन थीटा। और ये मैंने लेक्चर के दौरान बताया था कि ये कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का? ये वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब है जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो टॉर्क है या एफ पैरेलल, ये जीरो होता है। टॉर्क ड्यू टू एफ पैरेलल वो हमेशा आपका क्या आएगा? जीरो आएगा।